Hello friends, let's continue chapter number 1 Cold War era, and this is the sixth part of the video. In this video we will discuss about the new international economic order. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था। मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उनको अपने आप को डेवलप करना था, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था। इसलिए उन्होंने न्यू को इन्वेंट किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को। द नॉन अलाइन कंट्रीज़ वर मोर देन मेयरली मीडिएट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान केवल वो मीडिएटर की तरह काम नहीं कर रही थी। The challenges for the most of the non-aligned countries, a majority of them were the categorized as the LDCs, least developed countries, was to be more developed economically and to lift their people out of the poverty। तो उनके सामने केवल सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था वो ये था कि नाम में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग हैं, तो उन लोगों को अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालना था, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिपेंडेंस फॉर द न्यू कंट्रीज़। अभी जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई हैं उनको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे लेके आएँ, कैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मतलब क्या होता है, जिसमें हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं कंट्री का, पर नेचर का भी ध्यान रख रहे हैं। ये नहीं पेड़ पौधे काट दी और बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्रीज लगा दी तो आप डेवलप्ड हो गए। तो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए तो अपने आप को डेवलप मानोगे, पर इन फ्यूचर जब आपके यहाँ नेचुरल डिज़ास्टर्स आने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप डेवलप्ड नहीं हो पाए। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, नेचर का भी ध्यान रखना है और डेवलपमेंट की तरफ आगे भी बढ़ना है। इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच द पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड। और उसके लिए अगर उनको बड़ी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़े तो कहीं ना कहीं जहाँ से वो निकले हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उनने जिनसे ली है, उन्हीं के सामने उनको वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि यूनिटी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई हम पे वापस से रूल नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला था नियो का। इससे पहले इस पैराग्राफ में से आप एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाट वाज द बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द एलडीसी कंट्रीज़। एलडीसी कंट्रीज़ जो थी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। तो आंसर क्या है, आंसर आपका आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा और पॉवर्टी तक रहेगा। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ बता रखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो हमारी लीस्ट द आइडिया ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्गेनाइज विद दिस रियलाइजेशन। अब न्यू को इन्वेंट किया गया इसी विचारधारा की वजह से कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए क्या किया जाए, उनको कैसे आगे लाया जाए। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट brought out a report in 1972। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक मीटिंग कराई गई थी 1972 में, जिसका मेन जो टाइटल रखा गया था वो न्यू ट्रेड पॉलिसी और डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है, जो एलडीसीज़ हैं उन कंट्रीज़ को ट्रेड के थ्रू कैसे आगे लाया जाए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी, क्योंकि ट्रेड जो है, बिजनेस जो है, वो बहुत जल्दी आपको बूस्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करेंगे, व्हेन वाज द UNCTAD हेल्ड। कब हुआ था, आंसर इज 1972 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिपोर्ट हैड गिवन बाय UNCTAD एंड डिस्क्राइब इट। तो कौन सी रिपोर्ट दी गई, तो ये वाली रिपोर्ट आपका आंसर है, न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। और उसके आगे दे रखा है इसको डिस्क्राइब भी करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करने के लिए ये वाली जो पॉइंट्स है ना, ये 1 2 3 4 ये सारे इसके आंसर हैं, 1 2 3 4। अब इसको हम समझेंगे क्या है।
पहला ये चीज़ बताई गई कि जो LDCs हैं, LDC कंट्रीज़ हैं, उनको अपने रिसोर्सेज पे पूरा अधिकार हो कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंडर में होके वर्क ना करें। जैसे कि अगर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है तो मेरी मर्ज़ी है मैं अमेरिका को बेचूं, मैं ब्रिटेन को बेचूं, मैं अफ्रीका को बेचूं या ना भी बेचूं, तो मेरे रिसोर्सेज पे मेरा अधिकार होना चाहिए। तो LDCs कंट्रीज़ के पास जो रिसोर्स हैं वो अपने हिसाब से उसको हैंडल करें। सेकंड पॉइंट में आपको बता रखा है ऑब्टेन एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDCs कुड सेल देयर प्रोडक्ट एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर कंट्रीज़। अब वेस्टर्न मार्केट में मतलब मैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, मैं जा रही हूँ USA के मार्केट में जो कि एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वो मुझे परमिशन ही नहीं दे रहा, तो मैं कैसे जाऊँगी। तो LDCs कंट्रीज़ को क्या मिले, परमिशन मिले कि वो वेस्टर्न मार्केट में जाए, वहाँ ट्रेड करे और अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। थर्ड वाले में कह रहा है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। हमारे यहाँ IT सेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाहर से परचेज़ करेंगे, और बाहर से जब हम परचेज़ कर रहे हैं और बाहर से अमेरिका हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि हम कुछ ख़रीदें, या चाइना ने कहा मैं नहीं बेच रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी आगे डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें जो टेक्नोलॉजी है वो तो ख़रीदनी है। चलो मान लिया एक बार हाँ भी कर दी कि आप टेक्नोलॉजी ख़रीद लीजिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो कैसे ख़रीदेंगे। तो उन टेक्नोलॉजी के रेट्स जो हैं क्या किए जाएँ, कम किए जाएँ, जिससे हम उन्हें परचेज़ कर सकें। Provide the LDCs with the greater role in the international economic institution। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, LDCs जो हैं, उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO है, ILO है, ठीक है, इनमें पोजीशन मिल सके। अगर देखा जाए तो UNO में चाइना को छोड़ के बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ उनका क्या रोल है, उनका तो कुछ रोल ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हमारा भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं रोल हो, हमें भी सीट मिले। ओके, ये चारों पॉइंट्स हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था उसके आंसर में आएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है बेटा कि ग्रेजुअली द नेचर ऑफ द नेम नॉन अलाइंड चैलेंज टू गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू द इकोनॉमिक इशू। धीरे धीरे जो नाम की कंट्रीज़ थी, नाम की कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लग गए या बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। 1961 में नैम की फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में, लेकिन उस टाइम इकोनॉमिक इशू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन मिड 1970s तक आते आते ये इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि नैम जो था अब वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा था, जो कि हर तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक क्या करना चाहता था, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था। अब 1980s तक आते आते जो नियो था उसका मेन मोटिव था इकोनॉमी को बूस्ट करना LDCs की, पर वो धीरे धीरे मोटिव ख़त्म होता जा रहा था। कारण क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये नहीं चाहती थी कि उनकी टेक्नोलॉजी को सस्ते दामों पे वो बेचें। दूसरी चीज़, वो अब तक हम पे रूल करते आ रहे थे, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ को कंट्रोल करते आ रहे थे, तो वो अपोज़ कर रहे थे ये पॉलिसीज़ जो नियो के द्वारा दी गई थी कि हम इन पॉलिसीज़ को मानते नहीं हैं या हम इन चीज़ों पे एग्री नहीं करते हैं। इस वजह से जो नियो था वो धीरे धीरे फेड आउट होता चला गया, धीरे धीरे इसका मोटिव जो था वो कहीं गायब होता चला गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। दैट्स इट, बाय।